हेलो दोस्तों, मैं हूं पांडे सर के प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। दोस्तों, ये जितने भी आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यानी वो यूजीसी हो, नेट जेआरएफ हो, या आपका पीजीटी हो, टीजीटी हो, जितनी भी अदर स्टेट है, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैं ऑलरेडी 30 क्वेश्चन तक अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 31 क्वेश्चन है। कह रहा है एक अधिकारी उस बाज़ार में बेचना चाहेगा जहाँ मांग की लोच इकाई से अधिक हो, या मांग की लोच इकाई से बराबर हो, या मांग की लोच इकाई के से कम हो, या मांग की लोच शून्य हो। तो दोस्तों, शून्य कब होती है? जब ईडी हमारा जब शून्य हो, यानी प्राइस जितना मर्जी हो जाता है, डिमांड वहाँ पर ऑटोमेटिक ज़ीरो हो जाती है। इकाई से कम मतलब जहाँ पर प्राइस यानी कि ईडी लेस देन 1 होता है। और इकाई से अधिक का होता है दोस्तों, ईडी यानी कि मोर देन 1। ठीक है, यानी कि प्राइस कम होता है, यानी प्राइस जब कम होता है तो क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि एक अधिकारी अपने उत्पाद को बेचने के लिए उस समय बाजार में चयन करेगा जब वस्तु की मांग इकाई से अधिक होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कीमतों में कमी होने से उत्पादक की इनकम में वृद्धि आएगी। अगर प्राइस थोड़ा सा कम होता है तो उत्पादक की इनकम में थोड़ी सी वृद्धि आएगी, क्योंकि क्वांटिटी मात्रा ज़्यादा बिकेगी। तो ये ईडी हमारा इकाई से अधिक होता है। कौन सा राज्य शैक्षणिक विकास सूचकांक को प्रथम स्थान पर है? केरल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या पंजाब है? तो दोस्तों, इसमें ये कह रखा है जो शैक्षणिक विकास सूचकांक है वो हमारा केरल है, क्योंकि केरल में ही एजुकेशन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक 100% था, और 6 से 12 क्लास का हायर सेकेंडरी जो क्लास है वो 92% था। अब दोनों में 100% मतलब एजुकेशन लेवल डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो ये केरल में होता जा रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा, गालियों के प्रकाश व्यवस्था यानी गलियों में जो लाइट वाइट है, या बिजली बिजली का घरेलू उपभोग। तो दोस्तों, सार्वजनिक वस्तु नहीं है बोला है, यानी सबके लिए जो नहीं है, ये बोला है मैं। तो दोस्तों, ये पुलिस बल है, राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, बिजली घरेलू उपभोग, या गलियों में प्रकाश व्यवस्था। तो ये सबके लिए है, बस क्या नहीं है, बिजली का घरेलू उपभोग। तो ऑप्शन विल भी क्या हो जाएगा दोस्तों? और ठीक है, इसमें जैसे सार्वजनिक व्यवस्था में सड़क आ जाएगा, स्कूल आ जाएगा, या अभ्यारण्य आ जाएंगे, पार्क जितने भी हैं। ठीक है, ध्यान रखना हो। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार में है, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, या सिक्किम में? तो दोस्तों, इसमें ये है, जो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग हुई थी, तो बिहार में साक्षरता दर बहुत कम है, और पुरुष साक्षर बिहार में, और जो मेल है, मेल के जो एजुकेशन लेवल है वो लगभग 71.2% था, और जो फीमेल है बिहार में, उनके एजुकेशन स्तर कितना है? 51.5%। ध्यान रखना इस चीज़ को 2011 के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत भारत में रुपए को, अब ये क्या लिखा है? रुपए को यानी कि करेंसी, जो आप नोट में या सिक्कों पे ये देखते हैं ना सिंबल, ये किसने मॉडल तैयार किया था या किसने दिया था? डी उदय कुमार, डी कुमार कुमार राजू, उदय डी राज, या डी उदय रेड्डी? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो होगा, इसको कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ध्यान रखना। अगर कमेंट में लिख के आप बताओगे तो मुझे यकीन है कि ये वीडियो आप सब देख रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शेष प्रभाव दिया था यानी रियलिटी बैलेंस इफेक्ट दिया था। सी मायर्स ने, ए मार्शल, ए सी बीगू, जे टॉबिन? तो दोस्तों, ये क्या बोलते हैं, किसने दिया था? जो वास्तविक शेष है वो सिद्धांत है, उसका मतलब ये होगा कि जो मूल्य स्तर में कमी के कारण लोगों की
संपत्ति में यानी उसकी वॉल्यूम में जो शेष रह जाता है यानी शेष इंक्लूड यानी कैश को इंक्लूड किया जाता है उसके वास्तविक मूल्य में वृद्धि होगी और जिसके कारण लोगों में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में वृद्धि लाएंगे। जब एग्रीगेट डिमांड और इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट आदि में वृद्धि होगी तभी हमारा वास्तविक निशेष प्रभाव होगा। तो दोस्तों ये पीगू ने इसका वो दिया है, थर्ड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं हवाला क्या है? किसी विषय की पूर्ण जानकारी, विदेशी विनिमय का अवैध लेन देन, शेयर का अवैधानिक लेन देन या करवचन। दोस्तों हवाला मतलब क्या होता है? व्यापार के मतलब अंडर में जो भी विदेशी विनिमय का इलीगल तरीके से लेन देन होता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया में हूँ और मुझे अमेरिका में पैसे पहुँचाने हैं तो मैं इलीगल तौर पर वहाँ मैं किसी डीलर को पकड़ूंगा और बोलूँगा भाई ऐसा वहाँ पैसा दे दो, मैं आपको उसके बदले में आपका हिस्सा सरप्लस करके यानी कि थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट देकर आपको दे दूंगा। तो ये काला बाजारी तरीके कहते हैं, हवाला जिसका नाम दिया गया है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड, विदेशी विनिमय का अवैध लेन देन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्राउडिंग आउट प्रभाव क्या होता है? उद्योगों को हटाना या निवेश में कमी करना, निवेश में वृद्धि करना, सरकारी खर्च में वृद्धि के प्रभाव से निजी खर्च में कमी होना। तो दोस्तों इसमें ये सीधा सीधा है कि पहले आपको इसका मीनिंग समझना चाहिए। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, इसकी मीनिंग क्या होती है दोस्तों? जब क्या बोलते हैं हमारा सरकारी खर्च में यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में वृद्धि होने के साथ साथ प्राइवेट एक्सपेंडिचर में यानी निजी खर्च में कमी को दर्शाता है। यानी गवर्नमेंट खर्चे को ज़्यादा दर्शाता है और प्राइवेट एक्सपेंडिचर को कम दर्शाता है। ठीक है। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या रोजगार है, प्रोडक्शन है या विनिर्माण क्षेत्र में कमी आ जाती है। यानी प्राइवेट सेक्टर में धीरे धीरे अपनी आप कमी आती है और गवर्नमेंट सेक्टर अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन होगा, सरकारी खर्च में वृद्धि के प्रभाव से निजी खर्चे में कमी होना। समझ पाए? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है ये? शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी? मैक्सक्रेव ने, कीन्स ने, पीटर पायर ने या एक्स ने? तो दोस्तों शून्य आधारित जो बजट है ये बजटीय प्रणाली कॉन्सेप्ट है जो इसमें क्या है, वित्तीय वर्ष में यानी फाइनेंशियल ईयर में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो ईयर होता है वो आवंटित जो भी हमारी गुड्स होते हैं उसको शून्य मान लिया जाता है और हर क्षेत्र में नए सिरे से आवंटन किया जाता है। ये हमारे पीटर पायर ने शून्य आधारित बजट को पेश किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहा है? ओकोन। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या रखा है कि ओकोन का नियम संबंध दर्शाता है बेरोजगारी और गरीबी को, मुद्रा पूर्ति मुद्रा मूल्य स्तर को, मुद्रा पूर्ति ब्याज दर को, बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। तो दोस्तों इसमें यही है कि ओकोन जो एक इकोनॉमिक्स हैं अर्थशास्त्री हैं, आर्थर ओकोन नाम है इनका। इन्होंने मैं आपको मतलब जो नियम है इन्होंने जो बताया था, इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे बेरोजगारी की दर और महंगाई की दर उनको जब दोनों को ऐड किया जाता है तो वहाँ पर लोगों मिस्री योग इंडेक्स का यानी मिस्री इंडेक्स का ये दोनों ऐड होने के बाद मिस्री इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पे भी दिया था जैसे जैसे महंगाई होगी वैसे वैसे यानी जैसे जैसे प्राइस गुड्स का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी हमारा गिरेगा, क्योंकि जब गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है और जब डिमांड कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम हो जाता है और प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? बेरोजगारी और वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कमी हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है तब आयात सस्ते और निर्यात महंगे।
आयात महंगे और निर्यात सस्ते। आयात निर्यात दोनों सस्ते, आयात निर्यात दोनों महंगे। तो दोस्तों जब किसी देश की मुद्रा का वैल्यू गिर जाती है, अब डिफ्लेशन हो जाता है, तो उस केस में ये होता है, तो मुद्रा का जो बाहरी मूल्य होता है वो गिरावट में आ जाता है। यानी कि अगर रुपीज़ की वैल्यू डॉलर की अपेक्षा में कम हो जाता है, इससे क्या होता है, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, और इससे विदेशी व्यापार यानी फॉरेन ट्रेड में वृद्धि होती है, और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को दूर करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों यही होगा, ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, बी। आयात महंगे होंगे और निर्यात सस्ते होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान रखना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो एलिमेंट नहीं है, शिक्षा का, जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति आय, या निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की संख्या। तो ये दोस्तों 4 होगा। बाकी ये तीनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के पार्ट है, ये नहीं है। ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए, 5 जून को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल के झारखंड पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आ जाऊँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की? तो कीन्स ने की, फ्रीडमैन ने, फिशर ने, या पिगो ने? तो दोस्तों तरलता जाल क्या होता है? हमारा लिक्विडिटी ट्रैप। इसमें ये होता है कि जब मनी की जो सप्लाई में वृद्धि होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी नहीं होती। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी नहीं लाते, मतलब एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी नहीं लाना चाहिए। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट को उसमें प्रोत्साहित करने के लिए वो क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो असफल हो जाते हैं। ठीक है, यानी इन्वेस्टर नहीं हो पाते इतने। तो वो 1930 में हमारी मंदी के समय में ऐसा हुआ था कि एक अर्थव्यवस्था हमारी यानी इकोनॉमिक एकदम फंस चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था इसको हम कैसे निकलें। इसीलिए राजकोषीय नीति का, फिजिकल पॉलिसी का सहारा लेना पड़ा, और भारत व्यवस्था में सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करने से हम आगे बढ़े। तो ऑप्शन मिल भी इसका जो होगा तरलता जाल, ये किसने दिया था? प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता कब संतुलन में होगा? एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन में पी वाई। एम यू एक्स अपॉन में एम वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई। एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई लेस देन पी एक्स अपॉन में पी वाई। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड होगा, जहाँ पर प्राइस और यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? सेकंड। तो ऑप्शन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।